स्टार्ट। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर शारदा गंगवार। आज आपके सामने आपने देखा है आपकी स्क्रीन पर बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कुछ आज ओवरव्यू या कुछ थोड़ा बहुत जैसा कि आप लोग डेली की रूटीन में देखते हैं उससे संबंधित आज हम लोग चर्चा करेंगे। मुझे पहले ये बताइए कि जितने भी स्टूडेंट्स सब बैठे हैं सभी बीकॉम सेकेंड ईयर के हैं। आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं कि सारे स्टूडेंट्स जो बैठे हैं वो सेकेंड ईयर के ही बैठे हैं। हैंड रेज करके बताइए, आप अपना हाथ ऊपर करके बताइए कि जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं सब सेकेंड ईयर के बैठे हैं या इसके अलावा। ओके, कुछ बच्चों ने किया है, कुछ बच्चे आराम से बैठे हैं, कोई बात नहीं। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है ये मैनेजमेंट ग्रुप मैं आपको बताना चाह रही हूँ। मैनेजमेंट ग्रुप में स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी के बारे में आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सांख्यिकी जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, संख्या से संबंधित आजकल जो भी हम काम करते हैं बिना संख्या से मतलब रूबरू होकर हम उस काम को नहीं कर सकते। एक इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो हम देख सकते हैं कि जब भी हम किसी का एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं या किसी के पूर्व अनुमान लगाना चाहते हैं या हम पुराने आंकड़े देखना चाहते हैं तो सब में हमें कहीं ना कहीं सांख्यिकी की जरूरत पड़ती है। संख्याओं से एक और हमें ये फायदा होता है कि हम किस तरीके से अपने आंकड़ों को जो बहुत ज्यादा नंबर्स में होते हैं उनको हम शॉर्ट में कैसे रिजर्व में रख सकते हैं, कैसे उसको समावेश कर सकते हैं एक ही चीज या एक डिस्प्ले में हम सारी चीजों को समझ सकते हैं। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले जो ये पेपर है ये आपका एक कंपलसरी पेपर है और सभी मैनेजमेंट ग्रुप वालों बच्चों को ये पढ़ना जरूरी है। आगे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा जिसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें स्टैटिस्टिक क्यों पढ़ना चाहिए। आपने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हैं अपने उसमें कि कई बार हम बहुत चीजों को हम सोचते हैं और वैसा नहीं होता, या जो चीजें हो रही होती हैं उनके बारे में हम आकलन पुराणों के हिसाब से करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब तक हम संख्याओं का गुणा भाग नहीं करेंगे, संख्याओं को देखेंगे नहीं, उनसे एवरेज नहीं निकालेंगे, तब तक हम पूर्व अनुमान नहीं कर सकते। आपके स्क्रीन पे मैं दिखा रही हूँ कि व्हाई स्टडी स्टैटिस्टिक्स, जिसमें मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको दिखाया है, वी लाइक टू थिंक दैट वी हैव कंट्रोल ओवर आवर लाइव्स। हम ऐसा सोचते जरूर हैं कि हम अपनी लाइफ पे कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ये जो कंट्रोल हम कर लेंगे तो इसके लिए हमें पुराने आंकड़ों की जरूरत पड़ेगी। तो उन आंकड़ों की जरूरत के लिए हमें सांख्यिकी पढ़ना बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट आपको दिख रहा है, बट इन रियलिटी देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर आउटसाइड आवर कंट्रोल। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूंगी। मान लीजिए हम घर से निकले और हमने सोचा है कि आज हम ये काम कर लेंगे, जो भी हमारे पास पहले से हमने उनको डिसाइड कर लिया है कि 10 बजे निकलेंगे और 10 से 11 बजे तक ये काम कर लेंगे, 11 से 12 तक ये काम कर लेंगे। लेकिन कई बार ऐसा सोचने के बाद भी एक्चुअली में हमारा काम नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि पुराने जो आंकड़े हैं उसमें कितने बार ऐसा हुआ है जब काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस तरह की जब संभावना या प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो वो भी एक जो पार्ट होता है वो सांख्यिकी के अंदर ही माना जाता है। बहुत सारी चीजें असमानताएं होती हैं, बहुत सारी चीजें अनफॉर्चुनेट होती हैं जो हमें नहीं मालूम होती हैं, लेकिन संख्याओं के एवरेज से, औसत से, मीन से, मोड से हम ये आकलन कर सकते हैं कि हम किस तरीके से नेक्स्ट जो चीजें हैं या फ्यूचर में जो चीजें हैं उनको हम अपने हिसाब से उसको ढाल सकते हैं। तो बिना संख्या के आजकल कोई भी चीज, कोई भी है ना कैलकुलेशन, कोई भी फ्यूचर का एस्पेक्ट जो हमें डिसाइड करना होता है बिना संख्या के हम नहीं कर सकते। जो संख्याएं इकट्ठी की जाती हैं उसका एक साइंस होता है। दो तरह की संख्याएं हम दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक कहलाता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा कहलाता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। जब हम जो डाटा होते हैं उन डाटा को जब हम टेबल, ग्राफ
न्यूमेरिकल या लास्ट ईयर के जो भी आंकड़े हैं, लास्ट 5 ईयर के आंकड़ों के हिसाब से जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। और अगर हम पॉपुलेशन बेस्ड करते हैं, नया हम कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो उस तरीके से हम इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब मैं आपको आपके सेमेस्टर के ये 2 चीजें तो मैंने आप लोगों को इसलिए बताई कि हमें सांख्यिकी का अध्ययन क्यों करना चाहिए, क्यों हमारे लाइफ में संख्याओं का इतना महत्व है जिसके बेस पर हमें सारी चीजें आनी चाहिए। इसलिए ये कुछ छोटी सी बातें मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम इस सेमेस्टर में सांख्यिकी से संबंधित कौन कौन सा सिलेबस में हमारा 5 यूनिट जो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, उन 5 यूनिट में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो अभी तक जो 2-4 हम लोगों ने बातें की हैं, जो चर्चा की है, उसी से रिलेटेड सारी चीजें हम इस सेमेस्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप नोट डाउन कर सकते हैं, यूनिट 1 में हमें पढ़ना है। आप लिख सकते हैं, अपनी अपनी कॉपी में आप ना लिख लीजिए, क्योंकि इसी के हिसाब से हम पूरा जो आपका सेमेस्टर चलेगा, 6 मंथ का सेमेस्टर इसी यूनिट पर बेस्ड होगा और आपको ये भी पता चलेगा कि संख्याओं का हमारे लाइफ में कितना बड़ा रोल है। यूनिट 1 में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सांख्यिकी का अर्थ, परिभाषा, महत्व, क्षेत्र एवं सीमाएं। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हमारे सामने बैठे हैं वो भी नोट डाउन कर लें। मीनिंग, डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस, स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सिर्फ जैसे अभी हमने बताया, हमने बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें करी कि संख्याएं क्यों जरूरी होती हैं। तो संख्याएं जरूरी के लिए पहले हमें समझना भी पड़ेगा ना कि सांख्यिकी का अर्थ क्या होता है। तो वही सारी मीनिंग हमें यूनिट 1 में पढ़नी है। इसका इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है वो पढ़ना है, और कहाँ पर जाके संख्याओं का रोल खत्म हो जाता है। यानी कि हमने बहुत सारी चीजें करी है, लास्ट ईयर के सारे आंकड़े ले लिए, आंकड़े लेने के बाद भी हमको ये पता चला कि जो हमने आंकड़े लास्ट 5 ईयर के लिए थे, लेकिन उसके हिसाब से जो हमने कंक्लूजन निकाला था, उस कंक्लूजन में फ्यूचर में हमें किसी तरह का फायदा नहीं हुआ। तो ऐसी कौन सी सीमाएं हैं जो यहाँ पर बीच में आकर हमारे क्षेत्र को निर्धारित कर देती हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट में ही एक दूसरा है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये हुआ कि जब हम लास्ट 5 ईयर, लास्ट 10 ईयर्स, लास्ट 20 ईयर्स, लास्ट 50 ईयर की जब बात करते हैं, तो उनके बेस पर जब हम कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो वो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के अंदर आता है। प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें 2 हमें पढ़ने हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा कलेक्शन वो कहलाता है जब आप फर्स्ट टाइम किसी से रूबरू होते हैं, जब आप क्वेश्चनर के थ्रू या जिसको हम प्रश्नावली कहते हैं उसके थ्रू आप पूछते हैं, इंटरव्यू के थ्रू आप कोई आंकड़े इकट्ठा करना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम प्राइमरी डाटा का सहारा लेते हैं जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, और एक पर्सन दूसरे पर्सन से उसके बारे में, चाहे वो उससे पर्सनल डाटा उससे कलेक्ट कर रहा हो या किसी और से रिलेटेड डाटा कलेक्ट कर रहा हो, किसी कंपनी से रिलेटेड डाटा कलेक्ट कर रहा हो, लेकिन फर्स्ट टाइम जो डाटा कलेक्शन होता है वो प्राइमरी डाटा के अंदर आता है। आजकल आप देख रहे हैं कि हमें बहुत सारे डाटा, बहुत सारे आंकड़े हमें इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाते हैं। हमारे पास पब्लिश वर्क होता है, प्रिंटेड कॉपीज होती हैं, न्यूज़पेपर हम डेली पढ़ते हैं, और मैगजीन्स आती हैं, बिजनेस मैगजीन्स बहुत सारी होती हैं, जहाँ पर या गवर्नमेंट भी बहुत सारी बिजनेस मैगजीन भी पब्लिश करता है और साथ ही साथ अपने गजट देता है। तो उससे हम बहुत सारे आंकड़े ले लेते हैं और भविष्य का या फ्यूचर का अपना अनुमान लगाते हैं। तो इस तरह के जो प्रकाशित आंकड़े होते हैं वो सेकेंडरी डाटा या द्वितीयक समंग के अंदर आता है। इसके अलावा हमें फर्स्ट यूनिट में ही तीसरा टॉपिक भी पढ़ना है, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनर, classification and tabulation of data,
preparation of statistical series and its types. डाटा को केवल कलेक्ट करना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता। हमने डाटा तो बहुत सारे कलेक्ट कर लिए, लेकिन इतने सारे डाटा को हम एनालाइज कैसे करेंगे? तो एनालाइज करने के लिए हमें सैम्पलिंग का सहारा लेना पड़ता है। हम उसमें से डाटा इतना सारा कलेक्शन करने के बाद भी हमने 100 का एक सैंपल ले लिया, 100 लोगों का सैंपल ले लिया, उससे हमने अपना कलेक्शन कर लिया। तो वो जो मेथड होता है, किस तरीके से अलग अलग नेचर की कंपनीज, पॉपुलेशन या डिफरेंट टाइप की नेचर में हम डिफरेंट टाइप की डाटा कलेक्शन करते हैं और उसमें डिफरेंट टाइप के सैंपल्स उसमें लेते हैं और उसके बेस पर हम अपने संख्याओं के आधार पर हम उसका नतीजा निकालते हैं और फ्यूचर में उसको देखते हैं कि किस तरीके से हम इससे और फायदा उठा सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन आयर। प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन आयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप लोग अभी पढ़ रहे हैं और आगे जब जाके आप रिसर्च करेंगे, पीएचडी करेंगे या कोई प्रोजेक्ट वर्क करेंगे, तो बहुत जरूरी होता है कि आपको क्वेश्चंस बनाने आने चाहिए। क्वेश्चन बनाने का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी सामने वाले से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो क्वेश्चन उसकी समझ में आना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक गांव में गए और जो बिल्कुल कुछ जानता नहीं है और उससे देश की स्थिति के बारे में पूछ रहे हैं, तो कहाँ से कैसे क्वेश्चन शुरू किया जाए, किस तरीके से हम उसको प्रस्तुत करें कि सामने वाला उसका तुरंत जवाब दे दे, तो ये कहलाता है प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन आयर। तो यहाँ पर भी डिफरेंट नेचर के लोग डिफरेंट तरीके से जवाब देते हैं और उन जवाबों के लिए हमें प्रश्नावली का सहारा लेना पड़ता है। तो वो प्रश्नावली हमें ठीक तरीके से बनानी आना चाहिए। तो ये भी फर्स्ट यूनिट का एक पार्ट है, प्रश्नावली की रचना करना। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन ऑफ डाटा। डाटा तो हमें बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारी चीजें। एक क्वेश्चन हमने अगर पूछा है तो हो सकता है कि हमें उसके 10 जवाब मिले, लेकिन इस 10 जवाब में से हमें क्या चाहिए उसको लेना और उस डाटा से टैबुलेशन करना, उसकी टेबल बनाना और टेबल बना के उसको क्लासीफाई करना, क्लासिफिकेशन करना डिफरेंट में। जैसे मान लीजिए आप किसी एज ग्रुप का अध्ययन करना चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि क्लास 10th में पढ़ने वाले बच्चों का मैथ्स कितना अच्छा है, तो आपने जब किसी बच्चे से आप पूछ रहे हैं कि आपके मार्क्स कितने आए, तो वो बच्चा हो सकता है कि मैथ्स के साथ साथ अपने साइंस के भी मार्क्स बता दे, दूसरे सब्जेक्ट के भी मार्क्स बता दे। आपने सामने का नोट डाउन कर लिया, लेकिन आपका कैलकुलेशन जो है वो मैथ्स पे जाना है कि टोटल मैथ्स में इस क्लास के बच्चे कितने पास होते हैं या कितना परसेंटेज लेकर आते हैं। तो हम इतने सारे आंकड़े हमने नोट डाउन तो किए हैं, लेकिन हमारे उपयोग के लिए सिर्फ मैथ्स का आंकड़ा है। तो इस तरीके से हम इसमें डिफरेंट टाइप के आंकड़ों को कलेक्ट तो करते हैं, लेकिन जब हम रचना करने की बात करते हैं तो जो हमें कैलकुलेट करना होता है हम उन आंकड़ों को अपने अध्ययन में शामिल कर लेते हैं। तो ये कहलाता है समंकों का वर्गीकरण, सारणियन, श्रेणियों की रचना। कई बार क्या होता है कि हम एक स्कूल के आंकड़े पूरे निकालना चाह रहे हैं, क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के बच्चों के हम आंकड़े निकालना चाह रहे हैं, तो हम इसको दो इंटरवल में हम मान लीजिए कर लिया, इसको डिवाइड कर दिया, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी में हमने 1st to 8th ले लिया और सेकेंडरी में हमने 9th to 12th ले लिया। तो इस तरीके से कौन से बच्चे लेने हैं, किस तरीके से हमें उसे टैबुलेशन करना है, जो भी हमें चाहिए उस तरीके का टेबल बनाना हमें आना चाहिए। तो ये भी हम सांख्यिकी के अंदर पढ़ते हैं, उसकी रचना किस तरीके से करनी है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, एक बार मैं इसे फिर से रीड कर देती हूँ। मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनर, क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन ऑफ डाटा, प्रिपरेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज एंड इट्स टाइप। हिंदी वाले बच्चे लिख लें। निर्देशन की रीतियां, प्रश्नावली की रचना, समंकों का वर्गीकरण एवं सारणियां, श्रेणियों की रचना में प्रकार। ये तो सब चीजें थी आपकी फर्स्ट यूनिट में। अब हम आ जाएं यूनिट सेकेंड में। यूनिट सेकेंड में हमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, केवल ये सिर्फ आपके इस सेमेस्टर में ही काम नहीं आएगा। आप जब भी आगे पढ़ेंगे और जो भी कैलकुलेशन करेंगे तो इस यूनिट का यूज आपको हमेशा ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम स्टैटिस्टिक नहीं भी पढ़ते तो भी हम इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। जब आपसे कोई पूछता है कि इस क्लास का एवरेज क्या है, तो आप बिना सांख्यिकी
का अध्ययन किए भी आप बता सकते हैं कि एवरेज क्या है, क्योंकि आपने फटाफट कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 30 बच्चे हैं और 30 बच्चों के किसी के 10 नंबर आए, किसी के 12 नंबर आए हैं, तो इसका एवरेज 11 नंबर होगा। तो इस यूनिट को हमें ध्यान से पढ़ना भी है और इसका जो फ्यूचर में आपको यूज भी बहुत आना है। तो इस सेमेस्टर के लिए नहीं, आगे भी आपका यूज इस यूनिट के लिए होगा। इसमें हमें पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर आपको कैलकुलेट करना है मीन, मीडियन, क्वार्टाइल, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्य, मध्यिका, चतुर्थक, मोड, गुणोत्तर माध्य एवं हरात्मक माध्य। ये जितने भी हमने अभी नाम लिए हैं, ये सब एवरेज कैलकुलेट करने के तरीके हैं। कहीं पर हम मीन के द्वारा कैलकुलेट करते हैं, कहीं पर हम मीडियन के द्वारा कैलकुलेट करते हैं, कहीं पर हम फ्रीक्वेंसी लेके मोड के द्वारा कैलकुलेट करते हैं। तो डिफरेंट तरीके से हम मीन, मोड, मीडियन कैलकुलेट करते हैं। आप लोगों ने हो सकता है 11th-12th में इसका अध्ययन किया भी हो। तो सेकेंड यूनिट में हमको ये पढ़ना है। यूनिट 3, यूनिट 3 में हमको पढ़ना है डिस्पर्शन एंड स्केनेस, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, टाइम सीरीज की मीनिंग, इंपॉर्टेंस और कंपोनेंट्स। हिंदी वाले बच्चे लिख लें। अपकरण एवं विषमता, काल श्रेणी का विश्लेषण। इसमें काल श्रेणी के विश्लेषण में हमें इसका अर्थ पढ़ना है, महत्व पढ़ना है, संघटक, इसके तत्व क्या होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो इसमें हमें अध्ययन में सुविधा भी रहेगी, और कौन कौन से तत्व हैं जो इस पे प्रभावित करते हैं। इसके अलावा डिकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज, मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स, हिंदी वाले बच्चे लिख लें। काल श्रेणी का विघटन, दीर्घकालीन उपनति के माप, मेजरमेंट ऑफ साइक्लिकल एंड इरेगुलर फ्लक्चुएशंस, चक्रीय व अनियमित उच्चावचनों के माप। यूनिट 4, यूनिट 4 में हमें कोरिलेशन पढ़ना है, सहसंबंध, जिसके मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स एंड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। हिंदी वाले बच्चे लिख लें। सहसंबंध, आशय, परिभाषा, प्रकार, सहसंबंध का परिमाण, सहसंबंध की विधियां। कोरिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम कोई एनालिसिस वाला पार्ट करते हैं तो एनालिसिस वाले पार्ट के लिए हमें एक जैसे उसमें कोरिलेट करना पड़ता है कि कौन सा किस पर इफेक्ट कितना आता है। तो हमारे पास 2 तरह की श्रेणियां होती हैं, और उन 2 तरह की श्रेणियों में हम आपस में वेरिएबल के आधार पर, उनकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर हम कैलकुलेशन करते हैं कि किसका कितना प्रभाव है, या आपस में उन दोनों का क्या रिलेशन है, एक का इम्पैक्ट दूसरे पर कितना पड़ता है, या दोनों ही सेपरेट हैं। तो इस तरह जब हम कोई कैलकुलेशन करने जाते हैं तो उस कंडीशन में हमें कोरिलेशन का सहारा लेना पड़ता है। और कोरिलेशन कैलकुलेट करने की कौन कौन सी विधियां हैं वो हमें आगे पढ़नी है। इसके अलावा रिग्रेशन एनालिसिस भी हमारा इस यूनिट का पार्ट है। रिग्रेशन एनालिसिस का भी मीनिंग, यूजेस, difference between correlation and regression, linear regression, regression equation, calculation of coefficient of regression,
हिंदी वाले बच्चे लिख लें। प्रतीकगमन विश्लेषण, आशय, उपयोग, सह संबंध में प्रतीकगमन में अंतर, रेखीय प्रतीकगमन समीकरण और प्रतीकगमन गुणांक का परिकलन। इसको बहुत ज़्यादा अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि बिल्कुल ये डिफरेंट टाइप का है और इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे तभी आपको एक्चुअली में समझ में आएगा। तो हम इसका जब अध्ययन करेंगे तब हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। यूनिट 5 में इंडेक्स नंबर। मीनिंग, इंडेक्स नंबर की मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस एंड यूजेस। निर्देशांक का अर्थ, विशेषताएं, महत्व एवं उपयोग। इंडेक्स नंबर भी शायद थोड़ा बहुत आप लोगों का पढ़ा हुआ हो पुराने में, जब आप पहले किसी 10 साल 20 साल पहले जो इंडेक्स नंबर था उसके उसको बेस लेके जब आप आगे कैलकुलेट करते हैं तो इस इंडेक्स नंबर का यूज किया जाता है। 5th यूनिट में ही आगे है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, फिशर आइडल इंडेक्स नंबर, निर्देशांकों की रचना, जीवन निर्वाह निर्देशांक, फिशर एक टॉपिक आपको और पढ़ना है, डायग्राम एंड ग्राफिक्स आप लोग सारे जानते हैं बहुत सारे आग्रही होते हैं उनको लिखने से ज़्यादा किसी द्वारा हम तो वो ज़्यादा एट्रैक्टिव होता है। यानी कि हमने बहुत सारे आग्रही ग्राफ का यूज उसी तरह बना लें और बताएं कि तरीके से कैलकुलेट है या 10 साल के आग्रही और 10 साल के आग्रही अगर हम ग्राफ में दिखाएं तो नहीं करता है वो जान जाएगा कि अब डाउन कब आएंगे, कब आंकड़े ऊपर गए और कब नीचे आए हैं, या कब बिजनेस के अगर हम प्रॉफिट को आपको पता चल जाएगा बिजनेस को मैक्सिमम प्रॉफिट या लॉस किया जाता है, कॉस्ट ज़्यादा डिफर है। तो इस तरह की कैलकुलेशन हम हर एक भी करते हैं के द्वारा यूज किया जाता है। ये तो आपको सारे यूनिट के बारे में बात होगी। एक और इसके अलावा आपको बात होगी कि जब हम लोग एग्जामिनेशन में बैठते हैं और कोई पेपर हम जब लिखना शुरू करते हैं तो उस पेपर को किस तरीके से लिखना चाहिए उसके बारे में थोड़ी सी आपको चर्चा करना चाहूँगी। चाहे तो आप अपनी संबंध में अपने व्यूज भी बता सकते हैं। और जैसे आप सारे बच्चे जो हैं आप एक अकाउंट्स का पेपर भी पढ़ते हैं और पर आप मैनेजमेंट से रिलेटेड करते हैं, इसी तरह आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करते हैं। हम किसी कॉम्पिटिशन की बात करते हैं इस कॉम्पिटिशन को अच्छे से निकालने के लिए या अगर वो ऑब्जेक्टिव जाती है फिर वो आपका सब्जेक्टिव होता है और आपको थोड़ा डिटेल लिखना होता है उस की तैयारी करते हैं। आपने देखा है कि जब भी हम एग्जाम देखते हैं तो कई बार हमें खुद को ऐसा लगता है कि बहुत सारा लिखा है और तो पहली चीज आपको ध्यान रखिए कि कोई भी हम हम
आप इस बात की आपको पूरा नेक तो सामने को क्या होता है जितना आप जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके बारे में जितना आप याद करके आए हैं वो सरल सरल आपको देखेंगे। तो हम उसकी अच्छे से शुरू होती है फिर मेन पे आएंगे और लास्ट में एक और चीज कई बार पर जब हम अकाउंट का या सॉल्व करते हैं या कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो इससे हमारे पास वो होते हैं क्वेश्चन आंसर नहीं आता।
ये वहीं से बंद है, वहीं से गड़बड़ है बस, वहीं से गड़बड़ है।